हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं हाथरस से। लेकिन आपको ये बताऊं कि किस तरह से कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा उठा और वो कैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में एंट्री ले चुका है। इस विवाद का कितना गूंज होगी उत्तर प्रदेश के चुनावों में, उसको इस बात से समझिए कि आज किस तरह से समाजवादी पार्टी की नेता खुली धमकी देती हैं कि हिजाब पर हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। हाथ काट देने का ये पूरा प्रावधान क्या संविधान में है? जिस संविधान की दुहाई देकर हिजाब की वकालत की जाती है वो संविधान क्या हाथ काटने की इजाजत देता है? लेकिन क्या मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में हाथ काटने की धमकी देकर एक धर्म विशेष को किस तरह से चुनावी प्रयोग का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस्लाम हमारा हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है। पर्दे की पटकथा का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा है। हिंसक सोच से बादल छटने लगा है और कैद होने की आजादी अब हिंसक मुनादी में बदलने लगी है। कर्नाटक में शुरू हुआ नाटक अब पूरे देश में प्रसारित हो रहा है। हर राज्य और शहर में रंगमंच सज चुके हैं, जिनका नेतृत्व नेपथ्य से सियासी निर्देशकों के हाथ में नजर आ रहा है। शुरुआत एक कॉलेज से हुई, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि यूपी में सबको अपनी चपेट में ले लिया और हिजाब का विरोध करने वालों का हाथ काटने का ऐलान सपा नेता ने कर दिया। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। हिजाब का रिवाज भले इस्लामिक हो, लेकिन हाथ काटने की मुनादी जरूर तालिबानी थी, नियत जरूर शरीयत वाली थी। लेकिन इस हिंसक नियत और मंसूबे रखने वालों को कड़ा संदेश सीएम योगी ने पहले ही दे दिया और कड़े शब्दों में रिपब्लिक से बात करते हुए कह दिया कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है। हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। जगह जगह हिजाब का समर्थन में माहौल बनाया जाने लगा तो विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। जम्मू में हिजाब चाहिए या किताब चाहिए के नारे के साथ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सपा नेता के हाथ काटने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, सपा काटने की बात करती है और बीजेपी जोड़ने की। उनकी पार्टी के रुबीना खातून साहिबा अगर ये कह रहे हैं कि हिजाब की बात कोई करेगा तो हाथ काट लिए जाएंगे, तो अब इससे बड़ा कोई हिंसा का क्या हो सकता है कि उकसाने का। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शरिया की सोच पर निशाना साधा और कहा कि ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव आता है ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, कोई कहेगा कि हम हवन करेंगे, कोई कहेगा हम दिगंबर होके जाएंगे। ये माहौल को खराब करने का काम, और इसके पीछे है कट्टरपंथियों। एक बार इन लोगों ने कहा था कि हर जिले में एक शरिया का कानून का कोर्ट हो। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जब जब चुनाव आता है तब तब ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि ये तालिबानी तरीकों से वोट बैंक को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मारना, काटना और डराना ही सपा का मूल चरित्र है। चुनावों से पहले वोट बैंक को यूनिफॉर्म के नाम पर मिस इन्फॉर्म करके भड़काना, आग लगाना, दंगे करवाना और वोट कमाना,
इस प्रकार से राजनीति की जा रही है। मारना, काटना, डराना, धमकाना समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है। उधर सपा नेता ने हाथ काटने की धमकी दी तो उधर सियासतदान तर्क के पैने तीर ले आए और हिजाब के साथ घूंघट को पलड़े में रख दिया। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने घूंघट की ओट में वोट का जिक्र किया तो उनके मालेगांव विधायक ने भी घूंघट पर सवाल उठा दिए। घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? भारत एक वाहिद मुल्क है सारे विश्व में जिसमें मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जोरों शोरों से उठने लगी। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक देश एक कानून की बात कही तो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही। उत्तराखंड हमारा दो विदेशी सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू करेंगे भाइयों बहनों। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में उतर आए और कहा कि चुनाव के समय ही ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इस तरीके की बयानबाजी पिछले कई सालों से मुसलसल होती आ रही है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दर हकीकत अपनी मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। फिलहाल सवाल शिक्षा का है, मसला तालीम का है, महिलाओं के लिए हक का है, धार्मिक आजादी का है, लेकिन असीमित आजादी पर अड़कर इसके पीछे चुनावी मंसूबे जरूर नजर आ रहे हैं। आखिर आजादी चाहिए या फिर वोट बैंक चाहिए? ये नीयत शरीयत की है या मांग मनवाने की या फिर चुनावी माहौल में भड़काने की? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं सोशल एक्टिविस्ट अमीना शेरवानी जी, हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल फॉर आजमगढ़ के उम्मीदवार हुजैफा आमिर रशीदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर लेती हूँ हुजैफा जी आपके साथ और शाजिया इल्मी जी के साथ। मुझे सिर्फ ये बताइए हुजैफा जी कि जो ये पूरा हिजाब को लेकर हाथ काट डालने और किस तरह से एक हिंसक जो आप लोगों को एक भड़काने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ चुनाव से पहले ही, ये सब चुनाव से पहले? देखिए सुशीला जी, मैं स्टूडेंट निकल करके आया, विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये शुरुआत भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि छात्रों का मुद्दा, स्टूडेंट्स का मुद्दा हिजाब नहीं है, उनका मुद्दा रोजगार है। छात्रों का मुद्दा हिजाब नहीं है, उनका मुद्दा शिक्षा है। जिस इलाके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहाँ पर एक बड़े नेता 15 साल एमएलए रहे, प्रदेश के स्पीकर रहे असेंबली के, उन्होंने एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं बनाया, उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, अस्पताल नहीं बनाया, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर बच्चे बेचारे टहल रहे हैं। हुजैफा साहब आप प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब महाभारत में भी आप प्रचार शुरू कर देंगे। उन्होंने काम नहीं किया, वो चुनावी रैलियों में जाकर बोलिए। मैं यहाँ पर ये पूछ रही हूँ कि हिजाब के मुद्दे पर आप एक धर्म विशेष को भड़का रहे हैं, अपने ही धर्म के लोगों को भड़का रहे हैं चुनाव से पहले। आपने सही कहा, रोजगार का मुद्दा उठाइए ना, शिक्षा का मुद्दा उठाइए, हिजाब पर हाथ काट डालने वाली धमकी क्यों लगवा दीजिए? उठाने नहीं दे रही है ना मुझको, मैं उठा रहा हूँ तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जहाँ तक हिजाब की बात है, जहाँ तक हिजाब की बात है, क्योंकि आप अपने सामने खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार की कमियां गिना रहे हैं। नहीं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, कर्नाटक का एजुकेशनल रूल कहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वहाँ पर जिस तरीके से सेपरेट किया गया हिजाब वाली लड़कियों को, सबसे पहले कार्रवाई वहाँ पर स्कूल के प्रशासन पे होनी चाहिए। सर कर्नाटक नहीं, कानून के पूरे देश में नहीं। हुजैफा साहब सिर्फ कर्नाटक की बात मत करिए, पूरे देश में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा और ना ही कोई होने देगा। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा और ना मैं ना आप, हम वो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होने देंगे। शाजिया इल्मी जी, यह चुनाव के समय ये इन्हें याद आया, इससे पहले इस तरह का कोर्ट ऑर्डर नहीं है क्या? इससे पहले का कोर्ट ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि आप हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस। एक मिनट मैं शाजिया जी से बात कर रही हूँ, उनको भी पता है कुछ धर्म के बारे में। शाजिया जी मुझे ये बताइए, हुजैफा जी जो कह रहे हैं, हुजैफा जी यहाँ पर आज कह रहे हैं चुनावों से पहले आप ये एक धर्म को बताइए, बच्चियों को बताइए कि भैया देखिए ये हिजाब का जो विवाद है, आपका हिजाब खींच लेंगे। यही तो कहा जा रहा है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि हिजाब पे हाथ डालेंगे तो हाथ काट डालेंगे।
भारत में रहना होगा। शाजिया जी थ्रू है। वर्ग विशेष का नारा लगाने वालों को कुछ नहीं बोलेंगे आप। शाजिया जी को मुझे प्लीज पहले से आप बता दें कि किस किस की आवाज आ रही, कौन कौन थ्रू है। रंजीत आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं सवाल कर लूं उसके बाद मत बताइए प्लीज। मैं अमीना शेरवानी जी के पास जा रही हूँ। अमीना जी जो हुजैफा साहब कह रहे हैं, ये किसको एड्रेस कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। उन बच्चियों को जिन्हें आप शिक्षा दे रहे हैं ये बताने के लिए कि आपके लिए बाहर अपार संसार है, जो करना है कर सकती हैं, लेकिन हिजाब में रहिए, पर्दे में रहिए, यही आपका अधिकार है, इतना ही सीमित है। देखिए, पर्दा औरतों के मूल अधिकार का हनन करता है। औरतों को पहले थोड़ा सा ढकता है, फिर और ज्यादा ढकता है, और फिर इतना ढक देता है कि औरतें पब्लिक लाइफ से गायब ही हो जाती हैं। वैसे भी इस देश में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है। हमारी मुसलमान बहनें तो और बहनों से और भी ज्यादा पिछड़ी हैं। यानी कि जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थे, जितने भी सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग के लोग थे, वो सब पढ़ लिख चुके हैं। बचे हैं तो सिर्फ मुसलमान। हमको एक वॉर फुटिंग पर, हमें कहीं और जिहाद नहीं करना है, हम लोगों को एक शिक्षा जिहाद करना है। शिक्षा जिहाद करके इसको वॉर फुटिंग पर मुसलमानों को सबके साथ, एज इट इज हमारा देश एजुकेशन में पिछड़ा है, मुसलमान देश से भी पिछड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने पिछड़े हैं। वॉर फुटिंग पे हम लोगों को हर प्रकार का जिहाद करके मुसलमान लड़के लड़कियों को पढ़ाई में धनाधन अगले 5-10 सालों में आगे लाना है। उनको रोजगार दिलवाना है, उनके दिमाग के जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलना है, और ये देखिए हर जाति के लिए ये करना है। सिर्फ मुसलमान पिछड़े नहीं है इस देश में, हर इंसान पिछड़ा है। हर इंसान अपने धर्म का ढकोसला करता है भारत में। सारे चैनल्स भी आप लोग धर्म का ढकोसला करते हैं। मुसलमान महिला होकर ये बात कह रही हैं कि शिक्षा के लिए जिहाद छेड़िए, शिक्षा हासिल करने के लिए जिहाद छेड़िए। ये चीज हुजैफा जी को समझ नहीं आ रही है। ये अपने बार बार हवाला दे रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुरान कह रहा है कि मुसलमान औरत और मर्द का फर्ज है शिक्षा हासिल करना। मैं नहीं कह रही, कुरान कहता है, और संविधान दोनों, कुरान और संविधान दोनों एक आवाज में बोल रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करना हमारा परम धर्म है देश के लिए और इस्लाम धर्म के लिए भी। तो फिर इसमें विरोध कहाँ है, टेंशन कहाँ है? हिजाब का कोई जिक्र है ही नहीं औरतों के कपड़ों को लेकर। हिजाब एक दीवार को कहा जाता है, हिजाब एक स्क्रीन को कहा जाता है। हिजाब औरतों के पहनने का वस्त्र है ही नहीं कुरान के अनुसार। अमीना जी अपना पॉइंट कंप्लीट करिए, बिल्कुल अपना पॉइंट कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि हिजाब मुझे हैरानी इस बात की होती है शाजिया जी, या पर्दा जो दरवाजे पे यस औरत कैसे पहन सकती है दरवाजे पे टंगने वाले कपड़े को। अमीना जी सॉरी क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो डिले है आपका, मेरे पास थोड़ी देर में पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है जी। मैं शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी अभी यहाँ पर हुजैफा साहब मुझे बता रहे हैं उम्मीदवार हैं कुछ चुनाव में, और चुनाव में जो उम्मीदवार है वो रूढ़िवादी परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात करेगा। ये हाथ काट देना, चुनाव में जिसने हिजाब पर हाथ डाला उसके हाथ काट देंगे, आप दो चीजें कर रहे हैं। आप लोगों को भड़का रहे हैं कि देखिए तुम्हारे हिजाब पर हाथ डाला जा रहा है। नहीं, ये हिजाब पर नहीं, रूढ़िवादी पद्धतियों पर हाथ डाला जा रहा है, वो नहीं बताएंगे। और हाथ काटने की धमकी चुनाव के पहले। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और आप जानती नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत सी लड़कियां मेरी बात को समझ पाएंगी। देखिए, आप 13-14 साल की बच्ची जब देखती है कि उसकी अम्मी या उसकी खाला, उसकी फुप्पो, मुआनी सब जो हैं घर में बुर्का पहने हुए हैं या हिजाब पहने हुए हैं, और वही तरीका है, वही माशरा आपको सिखा रहा है, और अगर आप ना पहनेंगे तो इस तरह के लोग, हुजैफा जैसे लोग, आपने उनकी सुनी, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान सुनी, उनकी ज़बान में कितनी हिंसा है और किस तरह से वो खौफ जो है उगाना चाह रहे हैं। आप सोचिए, बच्चियां ऐसी खौफ के साथ जीती हैं, तो आप जिसको इकरारनामा समझ रहे हैं ना, इकरार कि हाँ ये मेरी चॉइस है, वो असल में ये सोशलाइजेशन है। ये बचपन से ये मानसिकता दी जाती है, तो बच्चियां सोचती हैं यही तरीका है, और फिर आप इसको एक औजार की तरह एक वेपनाइजेशन कर देते हैं। इसको एक
पॉलिटिक्स के लिए, और ये उसी का हिस्सा है। मेरी बस एक ही मैं कहना चाह रही थी, मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा है। मेरे वालिद साहब एक मौलाना रहे हैं कानपुर से, और मैं ये कहना चाह रही हूँ बहुत संघर्ष रहा है। और मैं बचपन में जब बड़ी हुई, मैं बताना चाहती हूँ सबको, घर में सब पहनते थे। बड़ी बहन ने तो 8वीं 9वीं क्लास के बाद स्कूल में जहाँ पे स्कर्ट हमारे लिए हमारा यूनिफॉर्म था, पढ़ भी नहीं पाई उनको, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता था। जाहिर है कैसे जाएंगी आएंगी, और एक उम्र के बाद एक बच्ची को हटा दिया जाता है उन स्कूलों से। तो लेकिन इतना ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं वो उस तरह के संघर्ष को, और उसका असर जो आपके दिमाग पर होता है वो एक ज़ख्म है। वो मेरी मानसिकता पर, मेरे रूह पर वो ज़ख्म है जो एक बच्ची की तरह मैंने सहे हैं। और बड़ा आसान है, कुछ आज के जर्नलिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अपने को कहते हैं लोग, उन्होंने देखी नहीं वो ज़िंदगी। देखिए, हम कानपुर के चमनगंज इलाका जो बिल्कुल एक पूरा मुस्लिम 99% इलाका है, वहाँ से आते हैं। मेरी माँ ने बुरखा पहना है, और हम लोग से ये तवक्को की जाती थी। आप जानती नहीं सोचता कितना मुश्किल होता है इससे लड़ना। नेताओं से इतना हिंसा है, मुझे बच्चे लड़ पाएंगी, माएँ लड़ पाएंगी, वो डर के मारे बताए क्या कहते हैं, नहीं पहनो, यही तरीका है। और अब तो कह दिया ये धर्म से जोड़ दिया आपने इसको, यही बात। और आप जो कह रही हैं कि ये मेरा वो सफर रहा है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनका सफर रहा है, आपने उसे सहा है। बेबी हिजाब्स आ गए हैं, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल्स को हिजाब पहनाया जा रहा है। 1 बरस की बच्ची को हिजाब पहना, तुम तो 12-13 बरस की बात कर रही हो। हुजैफा साहब, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ, अमीना जी के पास आ रही हूँ, अमीना जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। हुजैफा साहब, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ, और वहां पर जब मैं मुस्लिम बच्चियों से बात करना चाहती हूँ तो वो कैमरे बोलना नहीं चाहती हैं, कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं। आप सोचिए, जो आवाज इतनी दबी हुई है उसको आप और दबा देंगे, आप उसे पर्दे में झोंकने चाहते हैं, आप हिजाब में उसे छुपाना चाहते हैं। ये सब चुनाव से पहले आप क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, क्या शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहले नहीं रही, अभी हो गई? और आपने इसे इस तरह से मुद्दा बना दिया कि आप अब मारो काटो वाली भाषा पे चले गए। फिर आप फिजूल की बात कर रही हैं, ये अल्फाज वापस लीजिए आप। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मारो काटो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस देश में हम लोग रहते हैं वो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान कहता है कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है। हम स्कूल में जब लाइफ में थे, हमारे बेंच पे हमारा दोस्त टीका लगा के भी आता था, हमारा दोस्त हाथ में कड़ा पहन के आता था, हमारा दोस्त कंगन पहन के आता था, हमारी बहनें घूंघट पहन के आती थी। हम लोग एक टिफिन में खाना खाते थे। ये धार्मिक जहर आप क्यों फैला रही है? आप बात करिए कि दिजारगंज में स्कूल नहीं है, आप बात करिए दिजारगंज में अस्पताल नहीं है। एक सेकंड हुजैफा साहब, ये बेकार की बातें मुझसे मत करिए कि मैं धार्मिक जहर फैला रही हूँ। ये जहर नहीं है, ये बच्चियों के लिए उन्नति का रास्ता है जिस पर आपको काम करना चाहिए। आपको अपने धर्म के लोगों को भड़काने के अलावा उनको बताना चाहिए ये रास्ता है उन्नति का। क्यों हिजाब और पर्दे के अंदर दबकर रहना चाहती हो? मैं अगर कहूँ तो मैं अपने घर में जाकर लोगों को बोलूंगी घूंघट नहीं, पर्दा नहीं, अगर कोई पर्दे में रहेगा। आप कह रहे हैं पर्दा हिजाब जरूरी, हिजाब पहनने दीजिए। क्यों पहनने दीजिए? आप उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो आगे जाएं, वो हमेशा पर्दे के और हिजाब के बोझ में दबी रहे, यही चाहते हैं आप? अगर आप स्टूडेंट है ना, आप कह रहे हैं मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, AMU से जुड़ा रहा हूँ, अरे भाई आपको तो और ज्यादा समझाना चाहिए। जहर फैलाने की बात आप मुझे बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाली हमारी बहनें जो हिजाब भी पहनती हैं, वो अमेरिका में जाके साइंटिस्ट भी बन रही हैं। वहाँ से निकलने वाली औरतें जजेस भी बन रही है हमारी बहनें। वो वहाँ से निकलने के बाद सर उनकी मर्जी है, और करिए तारीफें हिजाब की, मर्जी है। इतना अच्छा लगता है तो मर्द खुद क्यों नहीं पहनकर बैठ जाते? मर्दों को हिजाब इतना अच्छा लगता है तो मर्द खुद क्यों नहीं पहनकर बैठ जाते कोने में? सुन लीजिए, ताज़िया इल्मी के प्रोपेगेंडा से नहीं चलेगा। हाँ बोलिए। की दाल चलने वाली नहीं है। अरे नहीं, अमीना जी कह रही है आप पहन लीजिए। फिर खुश करने के लिए अमीना जी कह रही है आपको इतना दबाना है तो आप क्यों नहीं पहन लेते? मैं तो सब मर्दों से कहती हूँ आपको हिजाब इतना अच्छा लगता है, खुद हिजाब पहनकर एक कोने में बैठ जाइए। मैं कह रही हूँ अमीना जी कुछ भी जवान बच्चे, तुम लोग इतने यंग, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई पर्दे के खिलाफ लड़ते हुए, घूंघट के खिलाफ लड़ते हुए। हम लोग इतना लड़े हैं दहेज के खिलाफ, मिलजुल कर, मुसलमान औरतें, हिंदू औरतें, मर्द, हम सब मिलजुल कर लड़े हैं।
ऐसी कुरीतियों के खिलाफ जो औरतों को पीछे लेकर जाती हैं, जिनमें पर्दा एक बहुत बड़ी कुरीति है, चाहे वो हिजाब हो चाहे वो घूंघट हो, ये दोनों कुरीतियां हैं। हमारे संविधान में इनको कुरीति लिखा हुआ है, हमारे कुरान में इनको कुरीति लिखा हुआ है। आप कुरान तो पढ़ते नहीं है। आपने जब अल्लाह की बात नहीं सुनी तो फिर आप लोग आगे चल के किसकी बात सुनेंगे? आपने तो अल्लाह को भी रुस्वा कर दिया, अपने पैगंबर को भी आउट ऑफ फोकस करके रुस्वा कर दिया। पैगंबर के खानदान को भी हमने मार डाला, लिटरली हमने अपने पैगंबर के खानदान को मार डाला। हमने सर सैयद अहमद खान को जूतों के हार पहनाए। हमने सर सैयद अहमद खान के खिलाफ 62 फतवे जारी किए। तो क्या हैं हम मुसलमान? हमको हिंदुत्ववादी क्या डिस्ट्रॉय करेंगे? हम तो खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, जो हम खुद अपना नहीं बिगाड़ रहे हैं। सारी गलतियां हमारी अपनी हैं। हमने अपना बेड़ा गर्क किया और हम ही अपने बेड़े को सही कर सकते हैं। अभी भी जागिए, बच्चियों को बरगलाना बंद करिए, अपने सर से ये टोपी हटा के और अपने दिमाग में थोड़ी सी अकल लाइए। मैं एक बार बताती हूँ अमीना जी, मैं हुफैजा जी के साथ साहब के पास जाऊँ वापस। मैं एक बार बताती हूँ कि किस तरह से मुस्लिम देशों ने दूरी बना रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इन्हें चाहते हैं कि लड़कियां हिजाब में दबी रहें। वो जरा एक बार मैं बता देती हूँ अमीना जी, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पर हिजाब पर प्रतिबंध है। कोसोवो ने 2009 में प्रतिबंध लगाया है, अजरबैजान ने 2010 में प्रतिबंध लगाया, टुनीशिया में 2011 में स्कूल कॉलेजों में प्रतिबंध लग गया हिजाब पर, सीरिया ने 2010 में स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाया है। स्कूल कॉलेज में, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि यहां पर हिजाब बैन की बात नहीं हो रही है। स्कूल कॉलेजों में जहां यूनिफॉर्म है वहां पर हिजाब को ना पहनने की बात हो रही है। फिर से दोहरा रही हूं, मिस्र में 2015 से बैन जारी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को में हिजाब जरूरी नहीं है, एसेंशियल प्रैक्टिस आप कहते हैं। आप कहते हैं कि भाई वहां पे अगर हमारे सरदार भाई पगड़ी पहनकर आ रहे हैं तो हिजाब, ये तर्क आप देते हैं और अपनी मुस्लिम बहनों को देते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई ब्रुनेई, मालदीव, सोमालिया, यहां पर भी हिजाब अनिवार्य नहीं है। और मैं इसीलिए कहती हूं कि ये मुसलमान देश नहीं है, यहां पर इस्लामिक कानून फॉलो नहीं हो रहा है। जब यहां पर नहीं है हिजाब और यहां प्रतिबंध लगा रखा है, तो आप किस मुंह से हुज़ैफा साहब कहेंगे कि हाँ मैं हिजाब पहनना चाहिए? कैसे आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं? आप लोग किस मुंह से कह सकते हैं? आप बीच में सुनिए, देखिए मैं टोपी लगा करके पहनूंगा, मेरा भाई पगड़ी पहन के भी बैठेगा, मेरा भाई टीका लगा के भी बैठेगा, आप रोक नहीं पाएंगी। देश संविधान से चलता है, संविधान हमको ये राइट देता है। जहाँ तक हिजाब की बात है, सर मैं किसी को रोकने के लिए बैठी भी नहीं हूँ यहाँ पर। ये गलतफहमी है आपकी हुज़ैफा जी, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे किसी महिला से अगर वो सुनिए, आपको गलतफहमी है। आप बेसिकली लोगों को, लड़कियों को ये बता रहे हैं कि देखिए आपके हिजाब पर हाथ डाला जा रहा है, ये आपके धर्म पर हमला है। बात इतनी सी है कि एक स्कूल कॉलेज में एक यूनिफॉर्मिटी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में यहाँ पर हल्द्वानी में एग्जाम्स हुए जिसमें लड़कियां पहनकर आई, सर ढककर आई, और ये हिंदू लड़कियां थी, घूंघट पहन के आई थी, मंगलसूत्र, उनकी चूड़ियां उतरवाई गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म का कोड नहीं था। उनसे कहा गया आप उतारिए, वहां पर भी हुआ ये। और मैं उसको भी, अगर वो यूनिफॉर्म का कोड नहीं है, उनसे कहा गया उतारने के लिए, तो ठीक है। और भाई हर इंस्टीट्यूट अपने रूल्स फॉलो करता है, ये बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल सही है, शिक्षा सर्वोपरि है। बात का जवाब दीजिए कि कर्नाटका में किस कानून के तहत रोशनी जी को लाइए, रोशनी जी को लाइए। बैठाया गया, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? क्या वहाँ के प्रशासन पे कार्रवाई? तो मुझे एक बात बता दीजिए हुज़ैफा साहब, मैं रोशनी जी आपसे भी वही सवाल पूछूंगी। मुझे एक बात बता दीजिए रोशनी जी, किस कानून के तहत बोल रहे हैं ना, कानून के दम पर सवाल पूछ रहे हैं ना, तो वही कोर्ट कह रहा है कि आप 3 दिन तक इसको पहनने की जिद ना कीजिए। वही कोर्ट कह रहा है, वही कानून कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई रोशनी जी, उसके बावजूद। और फिर वहां पर भी कहा गया कि हम, कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून की दुहाई देते हैं, फिर कानून की बात नहीं सुनते आप। रोशनी जी, मेरे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, मेरे देश में हिजाब और भगवा की लड़ाई चल रही है। पता करिए कहीं चुनाव तो नहीं है। एग्जैक्टली चुनाव है, और चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इस बार नया चीज लेके आ गई है भाजपा, वो है हिजाब और भगवा। कर्नाटक से शुरू हुआ कारवा हिजाब कंट्रोवर्सी पूरे देश में फैल गई है, और पूरे देश के स्कूल और कॉलेजेस में एक ही मुद्दा चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है, मुद्दा चल रहा है, और वो मुद्दा है हिजाब और भगवा। क्या चल रहा है आखिर? ये हमारे देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। एक सेकंड रोशनी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। शाजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर, अमीना जी को लीजिए। जनता पार्टी, रोशनी जी
भाजपा ने कहा है कि आप नया एंगल ला रही हैं। कर्नाटका आप कह रही हैं कि भाजपा ने अब कहा लड़कियों से कहा गया कि स्कूल से अगर यूनिफॉर्म डिसाइड की है तो उसमें आप उसमें उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तब आपकी पार्टी ने या तब आपके लोगों ने या आपने रोशनी जी मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि चुनाव नहीं था। तो कोई फायदा नहीं है इस बेटे बैठने का। चुनाव को लेके ये कहीं ना कहीं ठीक है, बोलिए रोशनी जी, बोलिए। फिर मैं शाहजी जी के पास जा रही हूँ। रोशनी जी बोलिए। इलेक्शन लग पा रहा है लेकिन चुनाव है इसलिए बात का बतंगा बनाया जा रहा है। एक सेकंड, हिजाब बहुत साल पहले से स्कूल में चलते हुए आ रहे हैं। नो मैडम से पूछ लीजिए मैडम, ये सारा हंगामा हुआ क्योंकि लड़कियां हिजाब पहनना चाह रही थी। करके बोलेंगे, तो भाजपा ने कहा था उनसे शाहजी जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। चुनाव यूपी में हो रहे हैं, उत्तराखंड में, आप हिजाब की जिद कीजिए। मेरी बात कंप्लीट करने नहीं आप उनसे पूछिए, बड़ी कलाकार हैं जो बोल रही थी ना, किसी और की लाइनें रट कर आई थी बेचारी। इनसे पूछिए कि भाजपा ने कहा था बच्चियों से, तो ये बच्चियां भी क्या भाजपा की एजेंट हैं? थोड़ी कंफ्यूज हैं आप, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हैं आप। भाजपा की मुखालफत में शायद आप सब तर्क वक्त सब भूल गई हैं। अरे भाजपा मोदी जी ने याद करने की जरूरत है, बहुत बुनियादी चीज है। तो आप कितना बेवकूफ बनाएंगे मैडम, कितना बेवकूफ बनाएंगे आप? जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे कर्नाटक में नहीं हो रहे हैं, चुनाव यूपी में हो रहे हैं। और उस मुद्दे को ओवैसी साहब क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भाजपा को ना लाइए। ये कर्नाटक में चुनाव नहीं हो रहे थे और ये बच्चियों ने जो काम किया है, बच्चियों ने कहा कि हिजाब पहनना है उनको, तो वो बच्चा क्या है? भाजपा के एजेंट हैं। ये सुन लीजिए कौन है ये? सुचेता जी, मैं देख नहीं सकती, पर ये जो महिला बैठी हैं ये भी उन बच्चियों को कह रही हैं जो हिजाब पहनना चाहती हैं कि वो ये भाजपा की एजेंट है। इन्होंने अभी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है उन लड़कियों पर जो हिजाब पहनना चाहती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। ठीक है, जो कानून का सहारा ले रही हैं और वो भाजपा की एजेंट है। वाह 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 वाह, क्या मतलब इतनी आप इंटेलिजेंट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। माशाल्लाह। ले लीजिए पहले, अगर आपकी टेलीप्रॉम्प्टर है कि नहीं, क्योंकि आप बोल नहीं पा रही है। आपको काउंटर तो मैंने दे दिया आपको, आपकी एक्सपोज कर दिया आपको। देखिए जब बहुत ज्यादा रोशनी जी आप तो खुद चुनाव में उतरी हैं, आप नहीं जान रही हैं, आप नहीं समझ रही हैं, जानते हैं क्या हो रहा है कि ये चुनाव से पहले आप बोल रही हैं चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ दिया। वहाँ पर कौन कर रहा है ये सब? वहाँ कर्नाटक में कौन कर रहा है ये सब? कर रही है कि उनको हिजाब वहाँ कौन सा चुनाव है भाई? ये स्कूल का रूल रहा है और जब से स्कूल खुले हैं तब से ऐसा हुआ है। वहाँ पे एक पॉलिटिकल कैंपेन भी शुरू हुआ। तो ये बच्चियां आप कह रही हैं इसलिए हिजाब पर इंसिस्ट कर रही हैं और उनका अनुरोध कर रही हैं क्योंकि वो भाजपा की एजेंट है। ये तो नया एंगल आप लेकर आई हैं। ठीक है, आप तो कुछ और ही चीज लेकर हमारे साथ रुबीना खानम जुड़ गई है। मैं उनके पास सीधे जा रही हूँ। समाजवादी पार्टी की नेता हैं और जो कह रही हैं कि हिजाब पर हाथ डालोगे तो हाथ काट डालेंगे। रुबीना जी, कल मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। उनका सीधा संदेश था, लेकिन आप तो शरीयत वाली सजा लागू करना चाह रही हैं हाथ काट देने की। जी, जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बैठते हैं जहां से देश को चलाया जाता है, सचिवालय में बैठ करके वो भगवा धारण करके जो कि धर्म का प्रतीक है, जब वो देश को चला सकते हैं तो फिर लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे ये बताइए। जब हमारे सांसद भगवा पहनकर संसद में बैठकर इस देश को चलाने का काम करते हैं, जो कि सबसे बड़ा शिक्षा के मंदिर से भी बड़ा एक संस्थान है, जब वहां से देश को चलाया जाता है, तो ये बता दीजिए कि हिजाब पहनकर स्कूल में। मैम, संसद के लिए क्या यूनिफॉर्म है? संसद में क्या यूनिफॉर्म होती है? संसद में क्या यूनिफॉर्म होती है रुबीना जी? मुझे बता दीजिए संसद में यूनिफॉर्म कब से प्रिस्क्राइब हो गई, तो फिर मुझे बता दीजिए, फिर मैं बोलूंगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैम, हिजाब नहीं खींचा है, ये मैं आपसे बोल दूं। आप लड़कियों को ये बहकाती हैं कह के कि हिजाब पर हाथ डाल रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी की बात कही है, समानता की बात की है, विभाजन की बात नहीं की है रुबीना जी। हम हिजाब पहन करके नहीं, यहाँ मुस्लिम महिलाएं जो कह रही है नहीं है पहचान, वो क्या वो गलत कह रही हैं? वो गलत कह रही हैं। वो कह रही है कि इस प्रथा से हम मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई, वो गलत कह रही हैं। जो लड़कियां गैर मुस्लिम मांग में सिंदूर लगा करके स्कूल और कॉलेज में जाती हैं, क्या आप उनकी मांग का सिंदूर नोचने का काम करेंगे? आप मुझे बताइए, क्या आप सर से पगड़ी उतारने का? एक सेकंड, मैंने अभी रुबीना जी, मैंने आप थोड़ी देर पहले अगर डिबेट में आई होती, मैंने अभी वही बात करी थी कि कई ऐसे एग्जाम्स थे जहां पर
मैंने कहा जबलपुर में, हल्द्वानी में, जहां पर लड़कियों से कहा गया कि आप अपनी चूड़ियां उतारिए, ये ड्रेस कोड में नहीं है, आप एग्जाम देने आ गई हैं, ये कहा गया। यहाँ तक के मंगलसूत्र उतरवा दिया गया। और वो पूरी खबर हर जगह छपी थी रुबीना जी, लेकिन हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन हिंसा नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा हाथ काट देंगे, किसी ने ये नहीं कहा हाथ काट देंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि हम बता देंगे धर्म पर हमला है, ये नहीं कहा। देखिए हमने किसी के हाथ नहीं काटे, हमने किसी के हाथ नहीं तो हाथ काट देने का मतलब क्या है? हाथ काट देने का मतलब क्या है कि हाथ काट देंगे? सांकेतिक गुस्सा है, ये तो एक सांकेतिक मिसाल है। सर ये मैम, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि मैं कह दूं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, फिर कर दूंगी, पर बोलूं बाद में मैंने सर तो कलम नहीं किया। मैं तलवार से वार कर दूंगी, बाद में कहूंगी मैंने तो वार तो नहीं किया ना। हम तुम्हारे हाथों को रोकने का काम करेंगे। देखिए ये एक सांकेतिक गुस्सा है, आप हमारा आंचल छीनने का काम करोगे, हम खड़े तमाशा देखते रहेंगे। अरे मैडम रुबीना जी, सांकेतिक तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर गृह युद्ध छेड़ने की बात कर दूं और बाद में कह दूं सिर्फ बात की थी, काटा तो नहीं, मारा तो नहीं। वो कलयुगी रावण जब एक महिला को घेरने गए, वो सांकेतिक नहीं था मैडम, वो सांकेतिक नहीं था, वो सत्य पे आधारित था। एक सेकंड मैम, वो गलत है रुबीना जी, जो गलत है वो गलत है, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य मत मरोड़िए अपने हिसाब से, उसकी तस्वीर मत मरोड़िए अपने हिसाब से। अगर ये दूसरी तरफ से होता तब भी मैं उसे गलत कहती, ये भी अभी भी गलत है। मैं ये कह रही हूँ, वहां पर अगर भगवा गमछे पहनकर लड़के उस लड़की के साथ जय श्री राम बोल रहे थे, दोनों ही नारे पाक हैं, लेकिन सोचिए तस्वीर कितनी बदसूरत बन गई। नहीं, मेरी बात को आप क्या गलत कहेंगी? मैंने किसी का हाथ नहीं काट डाला। मैम मैं तो कह रही हूँ, करनी ही पड़ेगी क्या? आप क्या मुझे बुलवाएंगी? मैं तो खुद कह रही हूँ कि एक लड़की को अकेले देखकर किस तरह से आप उसके पीछे पड़ गए, तो गलत है। क्या कर रहे थे आप? मैं तो कह रही हूँ, आप मुझसे क्या बुलवाएंगी? मैं तो खुद कह रही हूँ कि गलत था। जब हमारे माथे से मैम रुबीना जी, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आप महिला हैं, आप अपनी बच्चियों को आगे भी, उनकी बच्चियों को भी आगे हिजाब में ही देखना चाहती हैं। आप नहीं चाहती हैं कि वो हिजाब की दीवार तोड़कर आगे बढ़ पाए, वो हिजाब में ही सिमटी रहें, यही चाह रही हैं आप रुबीना जी। अगर आप मौजूद होती उस जगह, मैडम मुझे इतना बता दीजिए, अगर उस जगह आप मौजूद होती और आपके सामने उस अकेली लड़की को इतने सारे गुंडे खेलते, तो क्या आप खड़ी तमाशा देखती रहती? क्या आप उनके हाथों को रोकने का काम नहीं करती? क्या आप उसे बचाने का काम नहीं करती? अरे मैडम, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ कि ऐसे गंदे हाथ जब किसी महिला की इज्जत और आबरू को दागदार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो हम उन हाथों को रोकने का काम करेंगे। हम आदि आबादी, हम हिंदुस्तान की बेटियां हैं। ये हिंदुस्तान हमें यह हक देता है कि हम अपने धर्म का, हर इंसान अपने धर्म का पालन कर सकता है। हम अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं और हम अपनी हिफाजत के लिए झांसी की रानी और रजिया सुल्तान भी बन सकते हैं। मैडम मैंने सिर्फ इतना कहा। अमीना जी, मैं चाहती हूँ अमीना जी बताएं। देखिए आप मुझे तो कह देंगी कि मैं धर्म नहीं समझ रही, अमीना जी बताएंगी आपको। अमीना जी बताइए, क्या रानी झांसी क्या घूंघट ओढ़ती थी? रजिया सुल्तान क्या हिजाब पहनती थी? ये लड़कियां तो तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी किया करती थी, शासन किया करती थी, पर्दा कभी नहीं पहना। तो रानी झांसी बनाइए ना बेटियों को, हिजाबन क्यों बना रहे हैं, घूंघट वाली क्यों बना रहे हैं? हम तो कह रहे हैं रानी झांसी, रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी, बनाइए इन सबको, बनाइए। आप ही लोग इनको हिजाब में डालना चाह रहे हैं, आप ही लोग इनको घूंघट में डालना चाह रहे हैं। आप लोगों को हिजाब और घूंघट बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को ये सब बहुत अच्छा लगता है कि तिलक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, झुमके पहनेंगे, टीके पहनेंगे, भगवा पहनेंगे, हरा पहनेंगे। हमें इनमें से कोई अच्छा नहीं लगता। हमें सचमुच झांसी रानी चाहिए, हमें सचमुच रजिया सुल्तान चाहिए, हमें अहिल्याबाई होलकर चाहिए, हमें ये सारी बच्चियां चाहिए। हिजाब पहनकर, घूंघट काटकर हमारी बच्चियां रजिया सुल्तान बनेंगी। आप अगर कभी बात करें तो अकल की बात किया कीजिए, और हाथ काटने की बात दोबारा बिल्कुल मत कीजिए। हाथ रोकने की बात कीजिए, हाथ काटने की बात करने का आपको कोई हक नहीं है, ये गैर कानूनी है। किसी के हाथ काटने का लफ्ज भी आप ना निकालें। आप बिल्कुल नहीं आया करती थी। वो युद्ध में क्या हिजाब पहन के जाती थी, बुर्का पहन के जाती थी? एक आंख से देखकर
देती है अपने बारे में और अपने मजहब के बारे में औरों को। आप मतलब ठीक है, शाज़िया जी को लीजिए, शाज़िया जी को। अमीना जी एक मिनट, मैं शाज़िया जी को ले रही हूँ। शाज़िया जी कुछ कहना चाह रही है और इस मजहब को भी करते हैं। आपको पता है आपकी वजह से क्या नुकसान होता है? और अमीना जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम लोग लड़ रहे हैं इन सब चीजों से। आप भूल जाइए राजनीति को। जहाँ तक बच्चियों की बात है और उनकी पढ़ाई की बात है, चाहे वो हिंदू बच्ची हो, चाहे वो मुस्लिम बच्ची हो, चाहे वो सिख बच्ची हो, चाहे वो पारसी बच्ची हो, कम से कम स्कूलों में, कॉलेजों में वो लोग लड़े एक बड़ी चीजों के लिए। क्यों लड़ रही है वो लोग हिजाब के लिए? वो लड़े गणित के ऊपर, वो लड़े विज्ञान के ऊपर, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बने, मैडम क्यूरी जैसी चीजें डिस्कवर करें। हम तो वो चाहते हैं बच्चे अब आगे इतनी बड़े 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 अफसर बने, किरण बेदी जैसी बने, और भी कितने अच्छे नाम है। आप उनको क्यों बिना वजह जंजीरों में बांध के रखना चाहती हैं? और आपको सही बात है, अपने आप को हम लोग सुधारना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं सुधारेगा। हर चीज के लिए औरों को ना ब्लेम कीजिए, खुद जो हम लोग अपने आप के साथ कर रहे हैं वो देखिए। तो देश की बेटियों का मसला है, ये तो देश की बेटियों के सम्मान का मसला है। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ? सम्मान का मसला है मैडम। बाहर का तो जो करेगा करेगा, खुद अपने आप और अपने मजहब के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे अपने हम मजहब वालों के साथ जो लड़कियों का हिजाब रोकने के लिए एक बार मैं एक बार रुबीना जी से पूछना चाह रही हूँ। रुबीना जी मुझे एक चीज बताइए, रुबीना जी को लीजिए प्लीज। रुबीना जी मुझे एक चीज बताइए, क्या लड़कियों के, आप इतने साल से इस देश में रह रही हैं, मैं रह रही हूँ, हमारा हिंदुस्तान है, मुझे बताइए कभी किसी ने किसी के पर्दे पर, किसी के घूंघट पर, किसी के हिजाब पर हाथ डाला है? मैम रुबीना जी, डाला है क्या? मैडम मैं वही तो कह रही हूँ कि ऐसा आवाज आ रही है मेरी? नहीं हुआ, लेकिन ये सब अब क्यों हो रहा है? मैं भी तो आपसे यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि हम अपना ड्रेस भी पहनते थे अपने कॉलेज में, नहीं, और तो मैम वो अभी भी नहीं हो रहा है। रुबीना जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, वो अभी भी नहीं हो रहा है। किसी के हिजाब पर, किसी के पर्दे, किसी के घूंघट पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। लेकिन मैम एक महिला, आप महिला हैं, मैं महिला हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहनें, मेरे आने वाली पुश्त वो एक पर्दे में दब कर रह जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी वही करेंगी। नहीं, वो एक लड़की को जो वो गलत था मैम, वो गलत है, मैं कह रही हूँ। लेकिन आप उसके आड़ में ये कहेंगे कि तुम्हारे हिजाब पर हाथ डाला जा रहा है। किसी ने हिजाब पर तो हाथ नहीं डाला, किसी ने पर्दा तो नहीं खींचा, किसी ने पर्दा नहीं खींचा है, किसी ने पर्दा नहीं खींचा और किसी ने हिजाब पर हाथ नहीं डाला, और ना वो होगा इस देश में, ना वो कभी होगा। लेकिन समानता जरूर होगी इस देश में, और अगर स्कूल कॉलेजेस में समानता की वकालत की जा रही तो वो होगी। वो हर किसी के लिए है, वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। उस नाम पर भड़काकर और हाथ काटने वाली बातें मत कीजिए रुबीना जी, ये ना मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। बस ये कहना चाहती हूँ। महाभारत में इतना ही समय था हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।